12 में टॉपिक आप वेटेज कुछ आपको ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज हुआ, बट वह क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का था। सबको पता है कि सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नॉर्मली कम रहता है और सेक्शन बी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम होते हैं और वे भी बेसिकली कहने को न्यूमेरिकल होते हैं। लाइक उन्होंने दे दिया बहुत सारे कंपाउंड, इनमें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की संख्या कितनी है, तो जस्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हेलो फ्रेंड्स, LNJE के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस ला रहे हैं। जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में बेहतर स्कोर किस तरह से किया जाए, किस तरह से टॉपिक की तैयारी की जाए, और इस पूरे सेशन के लिए हमने बेसिकली अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। एक जनरल गाइडेंस का वीडियो है, टॉपिक वाइज एक फिजिक्स का, एक मैथमेटिक्स का भी वीडियो है, और आज हम लोग केमिस्ट्री पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें कि जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट भी दिया है, उन्हें पेपर का कुछ आइडिया तो है, और एक वे स्टूडेंट्स जो पहली बार अप्रैल अटेम्प्ट ही देने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को बढ़िया से देखें, उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें ताकि आपका जेई मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर आ सके इस अप्रैल अटेम्प्ट में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो, जिसमें हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कि केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। ऐसे बेसिक आइडिया सबको है, बट एक बार जनवरी अटेम्प्ट्स के जो 10 पेपर हुए थे उनका एक कंक्लूसिव आइडिया हम दे दें ताकि आपको अप्रैल अटेम्प्ट में तैयारी करने में मदद मिले। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करें 11th एंड 12 के टॉपिक का वेटेज। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12 का वेटेज लगभग एकदम बराबर ही सा था। एक्चुअली 12 में टॉपिक आप वेटेज कुछ आपको ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज हुआ, बट वह क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का था। तो हमने बेसिकली उसको 12 के कैटेगरी में काउंट कर लिया, बट ऑलमोस्ट बराबर वेटेज ही है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको दिखेगा, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखें 11 के टॉपिक का वेटेज यहाँ कम दिख रहा है। उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखें 12 के टॉपिक का वेटेज कम दिख रहा है। वह बेसिकली इसलिए है कि इनमें फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेंस ने कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए, उसके चलते उनका कंट्रीब्यूशन कम दिख रहा है। बट जेई मेंस ने बहुत ही शानदार काम किया। ओवरऑल टोटलिटी में यदि आप देखें तो 11 एंड 12 का वेटेज लगभग बराबर ही है। आउट ऑफ 300 क्वेश्चन 142 हैं 11 से, तो रिमेनिंग 158 क्वेश्चन हैं 12 सेशन से। तो हमें मान के चलना है कि लगभग हर चैप्टर से, वेदर दैट इज़ फ्रॉम 11 और 12, जेई मेंस क्वेश्चन तो पूछ रहा है, इक्वल वेटेज के साथ वह पूछ रहा है क्वेश्चन। अब हम लोग आएँ सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। जिन लोगों को जेई मेंस का बेहतर आइडिया है, सबको पता है कि सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नॉर्मली कम रहता है और सेक्शन बी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सेक्शन ए में टोटल 10 पेपर में 30 क्वेश्चन है फिजिकल के, जबकि सेक्शन बी में 51 क्वेश्चन है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बट इससे बहुत बच्चे एक गलतफहमी पाल लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि सेक्शन बी के 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो वे 5 क्वेश्चन भी हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कर लेंगे। जेई मेंस कभी कभी सरप्राइज करता है। जैसे आप 1 फरवरी का देखें, सेक्शन ए में भी फिजिकल केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन थे। तो उस सेशन में जिन बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किया होगा,
उनके सेक्शन ए के भी क्वेश्चन जो कंपलसरी थे वे नहीं बना पाए होंगे। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक फार्मूलाज को अप्लाई करने आना, एनसीईआरटी को रीड करके जाना, इतना तो मिनिमम एसेंशियल है जो सबको करना ही करना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन आप देखें क्वेश्चन का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि फिजिकल में न्यूमेरिकल से ज़्यादा हैं तो सेक्शन बी में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सेक्शन ए में ज़्यादा है। बट टोटल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो तीनों केमिस्ट्री का भी फिर से जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में लगभग बराबर वेटेज था। इसलिए आप यह ग्रांटेड कतई नहीं माने कि किसी खास केमिस्ट्री पर ही ज़्यादा फोकस करना है। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है बेहतर स्कोर करने के लिए। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आए, इजी, मीडियम एंड टफ टाइप के क्वेश्चन। नॉर्मली जो क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं वो हमें अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, हम उनके पीछे पागल ज़्यादा बनते हैं, प्रैक्टिस खूब करने का प्रयास करते हैं। कंपटीशन स्मार्टनेस का खेल है, यह आपके नॉलेज का टेस्ट तो कर ही रहा है, प्लस यह भी टेस्ट कर रहा है कि आप कितना स्मार्ट हैं। जनरल गाइडेंस के वीडियो में हमने क्लियरली यह बतलाया हुआ है, आप देखेंगे ज़रूर उस वीडियो को, कि 99 परसेंटाइल मार्क्स के लिए करीब करीब 50 to 60% स्कोर चाहिए। परसेंटाइल मैंने नहीं बोला, 99 परसेंटाइल के लिए 50 to 60% स्कोर चाहिए। और यदि मुझे 50 to 60% स्कोर चाहिए, अपर हैंड आ जाए 70% स्कोर चाहिए, तो शायद हम बहुत ज़्यादा जो टफ साइड वाले क्वेश्चन हैं उनको तो छोड़ ही सकते हैं। और आप देखें जेईई मेंस ने जो बहुत अच्छी चीज़ की है, आउट ऑफ 300 क्वेश्चन टफ टाइप के क्वेश्चन की संख्या आप देखें वो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन करीब 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप देखें एकदम ईजी साइड के हैं। मतलब यदि आप छोटे छोटे कंसेप्ट्स को भी पढ़ते हैं, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी के हर चैप्टर को आप पढ़िए, बार बार रीड कीजिए केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी के चैप्टर्स से ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आप आराम से 50% से ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। और यदि आपने थोड़ी एनसीईआरटी पर मेहनत अच्छी कर ली और इसमें से भी आपने 40-50 क्वेश्चन भी पकड़ लिए, माने 10-20% क्वेश्चन भी और पकड़ लिए, तो केमिस्ट्री में आप शानदार स्कोर करेंगे। इसलिए फोकस करना है कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ा जाए, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। अब एक और वीडियो हम लोग देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे गए। डायरेक्ट का मतलब पढ़ते के साथ सॉल्व हो जाए। मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जिसमें 2-3 चैप्टर्स फ्यूज कर दिए जाएं, वैसे क्वेश्चन कितने थे। न्यूमेरिकल वाले कितने थे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि न्यूमेरिकल वाले डोमिनेंट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में ही आने वाले हैं। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम होते हैं, और वे भी बेसिकली कहने को न्यूमेरिकल होते हैं। लाइक उन्होंने दे दिया बहुत सारे कंपाउंड, इनमें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की संख्या कितनी है, तो जस्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसलिए उनमें संख्या कम होती है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल आते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखें जो कि एकदम डायरेक्ट आंसरेबल थे, 78 इधर हैं, 73 इधर हैं। मतलब पर पेपर 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट होते हैं। पूरे केमिस्ट्री में यदि मिला लिया जाए तब कि आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे तो यह स्कोर तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी जो होते हैं, सपोज उन्होंने अल्कीन का एक रिएक्शन दिया और अगला रिएक्शन उससे अल्डिहाइड कीटोन बनाया और अगला रिएक्शन उससे दे दिया। अब कहने को यह मल्टी कंसेप्ट हो गया चूँकि एनसीईआरटी के 2 अलग अलग चैप्टर को यूज उसने कर लिया। लेकिन यदि आपको रिएक्शंस पता हैं तो वे क्वेश्चन टफर साइड के नहीं हैं, वे भी इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। और मेरा विश्वास है आप सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मज़े से बना लेंगे यदि आपने फोकस किया एनसीईआरटी बुक पर। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें जो केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेईई मेंस के 10 पेपर्स में जो जनवरी में लिए गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन, यह केमिस्ट्री में बहुत पूछे गए।
सरप्राइजिंगली फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी, बट केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। सिर्फ आप एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड को ही देखें तो 36 क्वेश्चन, माने पर पेपर 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही थे। और आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से स्कोर कर लेंगे, एकदम चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है। यह वीडियो बेसिकली हम ला ही इसीलिए रहे हैं कि आपको कंफर्टेबिलिटी हम दें कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें तो जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यदि आपको टाइम परमिट करे, अपने टीचर्स का क्लास नोट्स वगैरह भी साथ साथ आप करें, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देंगे, यह हमारा फर्म बिलीव है। अब हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देख लें। चैप्टर वाइज किन किन क्वेश्चन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए, जितने भी पेपर्स लिए गए हर चैप्टर्स में आप देख लें क्वेश्चन की संख्या हमने लिख दी है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि कुछ चैप्टर पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और उन चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है उनके रिएक्शंस में कुछ दूसरे चैप्टर के भी रिएक्शंस अपने आप आएंगे। जैसे यदि आपने अल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखा तो अल्कोहल चैप्टर में वह अल्कोहल बनने का रिएक्शन है, बट वह अल्कीन का प्रॉपर्टी भी तो है। तो एक चैप्टर से आप दूसरा चैप्टर के भी रिएक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ध्यान देना है, एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा बायोमोलिक्यूल्स। इन पर विशेष रूप से ध्यान दें। बायोमोलिक्यूल्स यदि आपने एनसीईआरटी से याद कर लिया, अमीनो एसिड्स वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत मज़े से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बतलाया था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हर जगह यूज होता है, तो वह तो आपको सीखना ही है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। बहुत टफ नहीं है, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं, आराम से उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। और उन पर जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, वे आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी काम देने वाले हैं, इसलिए उन पर थोड़ा तो मेहनत करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इन सब को कर लें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एरोमेटिक, बायोमोलिक्यूल्स, यदि समय परमिट करे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स पर भी आप थोड़ा फोकस करें, अल्काइल हैलाइड पर भी फोकस करें। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने हैं, यह मैंने मार्क किए हैं। ये पीडीएफ भी अब आपके पास अवेलेबल है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन से, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट यह जो टॉपिक मैं मार्क कर रहा हूँ वे हैं कि यदि बाकी चैप्टर्स समय अभाव में आपने एक एक बार पढ़ा तो इनको कम से कम 2 बार पढ़ना है। इन पर ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकें। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करें कि वहाँ किन किन चैप्टर्स पर ध्यान देना है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक ट्रेंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन, इस पर बहुत मेहनत करनी है। एनसीईआरटी ढंग से एकदम पढ़नी है, सारे पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो करना है, देखना है। इसमें आप ध्यान रखें जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे गए वे थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड स्टाइल के पूछे गए। पी ब्लॉक में शुरू में जो एलिमेंट के डिस्क्रिप्शन होते हैं, ऑक्साइड, हाइड्राइड, उनके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इन पर भी क्वेश्चन पूछे गए जो एनसीईआरटी में हैं तो पी ब्लॉक में, लेकिन वो पीरियोडिक ट्रेंड के स्टाइल में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। तो इन पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। डी एंड एफ ब्लॉक, इस पर स्पेशल अटेंशन रखना है, उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को बढ़िया से ध्यान रखना है, एक्सेप्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको भी ध्यान रखना है। थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड उनका एबनॉर्मल चलता है, बट आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे तो वह भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो पूछ रहा है क्वेश्चन। एक और ध्यान रखना है सॉल्ट एनालिसिस, यह जेईई एडवांस में भी काम आने वाला है, और जेईई मेंस के लिए अभी सॉल्ट एनालिसिस को तो गंभीरता से पढ़ना है। और इसके पढ़ने का बेस्ट सोर्स है केमिस्ट्री एनसीईआरटी का लैब मैनुअल, उसको 2-3 बार तो पढ़ ही लीजिए। जब भी आपके पास थोड़ा लेजर टाइम हो,
उस समय भी आप उसको पन्ना पलटते रहिए, बार बार उसको रीड करते रहिए, तो धीरे धीरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके दिमाग में अपने आप आते जाएंगे। लेकिन पढ़ना ज़रूर है लैब मैनुअल से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आप मज़े से बना सकते हैं। बस एनसीईआरटी बुक, सॉल्ट एनालिसिस के लिए लैब मैनुअल, और एनसीईआरटी में एक और ध्यान रखना है, मेटालर्जी सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन एक दो पेपर में उन्होंने ओर्स के नाम पूछ लिए, तो जो ओर्स के नेम हैं उनको भी कोशिश करें एक लिस्ट बना लें, और बार बार यदि उसको देखते रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वह भी याद हो जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग सबसे लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री पर चर्चा करें। देखिए, लास्ट में मैंने फिजिकल को इसलिए नहीं लिया है कि उसका क्वेश्चंस जेईई मेंस ज़्यादा यूज नहीं करता है, वह इसलिए लिया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में किसी एक चैप्टर को मैं नहीं कह सकता हूं कि आप उसको फोकस करें। लगभग आप देख लें हर चैप्टर के कंट्रीब्यूशंस होते हैं। जैसे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक है, और दोनों से मिला लें तो इसमें फिर से 10 क्वेश्चन ही है, तो लगभग हर चैप्टर से वह एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मोल कंसंट्रेशन टर्म्स, उनका आपसी रिलेशन, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उनके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। सेक्शन ए में भी क्वेश्चन जो आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो बेसिकली मोल वगैरह से ही रिलेटेड आते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं वह भी ईजी ही होते हैं। यदि आप फार्मूलाज का एप्लीकेशन भी पकड़ लें, जहाँ भी आपने पढ़ा क्लास नोट्स वगैरह से, एक बार छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ये मेरा फर्म बिलीव है। पूरे केमिस्ट्री में दो तीन चीज़ें जो मैंने बोली, एक एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस के लिए मैंने बोला कि लैब मैनुअल पढ़नी है। यदि टाइम परमिट करे तो आप पूरी लैब मैनुअल पढ़िए और बेहतर होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी हालत में जेईई मेंस में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। काफ़ी अच्छा पेपर आपका होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।